हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आज हमारा ये नए चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं। जैसा कि नाम देखो यहाँ लिखा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चर अचर तो आपको पता ही होगा। चर का मतलब होता है कि इसमें ABCD वगैरह आ जाती, ठीक है, जैसे कि X, Y या Z कुछ ये सब दिए रहते हैं। जैसे कि अब इसमें देखो, पहले क्या लिखा है, दो चर, यानी कि इसमें दो चर आएंगे, या तो XY आ गया या तो YZ आ गया। रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है एक घात वाले, समझ रहे? जैसे कि कोई समीकरण लिखा, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस कुछ ऐसे दिया है, तो यहाँ देखो घात कितनी है, 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अभी तो ये हमारा समीकरण नहीं है। सबसे पहले समीकरण जानते हैं क्या होता है। समीकरण दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन, यानी जैसे यहाँ लिखा मैंने, इसको बराबर 0 के दिखा देंगे तो हमारा समीकरण है। अगर ये बराबर 0 के नहीं दिखाएंगे तो हमारा बहुपद कहलाता है, समझे? जैसे हमने कोई भी समीकरण लिख दिया, जैसे x प्लस 3y प्लस 3, ये हमारा क्या है? ये हमारा बहुपद है, ठीक है। जैसे और कुछ लिख दिए हम इसमें, 2x² प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा क्या है? बहुपद है। अगर इसी को हम इक्वल टू 0 लिख दे या ऐसे 0 लिख दे तो ये हमारा क्या हो गया? समीकरण हो गया। इसमें समीकरण कोई भी हो सकता है, एक घात वाला, द्विघात वाला। जैसे ये क्या है, इसमें अधिकतम घात कितनी है? एक, तो एक घात वाला समीकरण हो गया। इसमें अधिकतम घात कितनी? इसकी 2 घात है अधिकतम, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। वैसे जैसे ये यहाँ द्विघात समीकरण है, तो हमें यहाँ पढ़ना क्या है? दो चर वाले, यानी उसमें केवल दो चर आए, या तो देखो जैसे XY आ गए या YZ आ जाए, समझ रहे हो? ऐसे पढ़ना है। ये नहीं कि केवल इसमें देखो क्या, इसमें एक चर वाला द्विघात समीकरण है ना, इसमें x है, तो क्या है? एक ही चर वाला है। तो हमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब वही समीकरण लिख लिया, x प्लस y इज इक्वल टू 10। पहला समीकरण ये हो गया। और जैसे ये पहला फर्स्ट समीकरण, इसमें एक और समीकरण दिया जाएगा, जैसे कुछ भी मान लो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। जैसे मैंने लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, और यहाँ पर कितना है? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है, समझ रहे हो? यानी कि कुल कहने का मतलब है दो चर होने चाहिए। जैसे इसमें एक ये, एक वो, और y, एक x और एक y है, तो हमारे कितने यहाँ चर है? दो चर हैं। और यहाँ भी देखो एक x और एक y, अधिकतम कितने यहाँ चर है? दो चर हैं। और घात इनकी देख लो, अधिकतम घात कितनी? एक ही तो है। तो ये हमारा क्या हो गया? रैखिक हो गया। और इज इक्वल टू इधर लिखा है, तो इसका मतलब ये समीकरण हो गया, समझे? तो अब देखो, बात आती है समीकरण हल करने की। समीकरण हल करने की कई विधियां होती हैं। जैसे ग्राफी विधि हो गई समीकरण हल करने की। जैसे फर्स्ट पॉइंट में एक ग्राफी विधि होती है हल करने की, ठीक है, ग्राफी विधि है। और दूसरी विधि हो गई जैसे प्रतिस्थापन विधि हो गई, प्रतिस्थापन विधि। और एक तीसरी विधि और होती है जिसका नाम है विलोपन विधि, विलोपन विधि। और एक विधि और होती है जिसका नाम है वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि। तो हमारी यहाँ कुल मिलाकर हमें 4 विधियों को पढ़ना है। ग्राफी विधि है, मतलब कि जैसे ग्राफ बनाकर हल किया जाता था ना, जैसे 9th में अपने पढ़ा होगा, ग्राफ बनाते हैं, इसमें x होता है ये अच्छा, और ये x डैश होता है, यानी ये x की ऋणात्मक दिशा होती। और ये क्या होता है? y, तो ये y वाली यानी पॉजिटिव यानी प्लस की दिशा होती। और यहाँ पर y डैश होता है, यानी y की ऋणात्मक दिशा। यानी कि हम इसे ग्राफ में हल करेंगे, ग्राफी विधि से हल करेंगे,
पहली विधि ये हो गई। दूसरी प्रतिस्थापन विधि, जैसे कोई समीकरण लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी जैसे x यहाँ है, इस y को हम इधर भेज देंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित मतलब इसको इधर से हटाकर दूसरी तरफ कर देंगे। और तीसरी विधि होती है विलोपन विधि, जैसे इसमें x y दिया है, इनको क्या करें, या तो जोड़ दें या तो घटा दें, यानी कि ऐसा हम काम करें जैसे y y है कैंसिल हो जाए, या तो जोड़ने पर कैंसिल हो गया या तो घटाने पर, तो जो कट जाए इनको हम कहते हैं विलोपन विधि। और ये वज्र गुणनखंड विधि जो है ये होती है एक सूत्र के द्वारा हल किया जाता है। तो ये सब हम आगे देखेंगे बारी बारी, पहले केवल समझते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है, बेसिक समझते हैं। रैखिक समीकरण होता क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब ये होता है, यानी कि एक हमारा समीकरण दिया रहेगा, ठीक, एक और दिया रहेगा, और इनकी अधिकतम घात कितनी होगी, एक होगी, और बराबर इक्वल टू कुछ भी, यहाँ 0 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, रैखिक समीकरण की यही पहचान है। अब हल करेंगे हम, पहली विधि है ग्राफी विधि, तो बारी बारी हम देखेंगे आगे। अब आगे देखते इसमें कुछ नियम है, जैसे कभी कभी रेखाएं आ जाती है कि हमारी समांतर होंगी और संपाती होंगी, तो इनके लिए कुछ कंडीशन अप्लाई होती, ठीक है। तो पहले इनको हम थोड़ा समझ लेते हैं बारी बारी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक और होता है, जैसे रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, क्योंकि जैसे क्वेश्चन कोई आएगी तो आप तुलना कैसे करोगे। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप यानी जैसे द्विघात समीकरण का होता है वैसे व्यापक रूप इसका भी, इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जैसे कोई भी समीकरण दिया हो तो उसकी हम तुलना करें, जैसे हमने यही मान लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दिया है, x प्लस वाई प्लस बराबर 10। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको व्यापक रूप में बदलेंगे। व्यापक रूप क्या होता है, जैसे x प्लस वाई है, ये जो 10 है हमारा अचर पद, इसको इधर लाएंगे तभी तो व्यापक रूप में आएगा। यानी ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये 10 प्लस का इधर है, बराबर किधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी माइनस के 10 हो गए, और बराबर ये लगा देंगे, इधर क्या बचा 0। अब हम तुलना कर सकते हैं ना, देखो x x, ये x x से तुलना करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x x हट जाएगा, तो यहाँ a बराबर क्या बचेगा, यहाँ इंटू में 1 लगा है ना, यानी a बराबर यहाँ क्या निकल जाएगा 1। वैसे y y की तुलना हो जाएगी यहाँ से, तो b बराबर क्या निकला, इसमें भी गुणा में क्या है 1 है, क्योंकि y गुणा 1 में करोगे तो y ही तो आ जाएगा ना। तो b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, ये b1 हो जाएगा। और c बराबर यहाँ क्या कितना है, माइनस का 10 है, तो इसे लिख दें c बराबर माइनस का 10, ठीक है। ऐसे ही हमें मान निकालने होते, इसमें दो समीकरण देंगे, जैसे x प्लस वाई बराबर 10, और एक हमने पहले और लिया था जैसे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ये लिया था। अब इसमें जैसे हम तुलना करेंगे, तुलना करो, व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x यहाँ है, x यहाँ है, ये x, तो a बराबर यहाँ से कितना निकला 3 निकला, a बराबर 3 हो गया। और इसे यहाँ y से तुलना कर देंगे तो b बराबर यहाँ कितना 1 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन अब देखो ये बराबर की इधर है ना, अभी हमारे ये व्यापक रूप में नहीं है, तो इसको जब व्यापक रूप में करेंगे 12 इधर प्लस इधर आएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 12, समझे। और हाँ देखो इसमें थोड़ी सी एक बात और समझने वाली, जैसे पहला समीकरण है तो हम इसको हम क्या मानेंगे, ax1 by1 ऐसे मानते हैं ना, यानी जैसे a1x b1y ये क्या हो गया c1 हो गया। जैसे दूसरा कोई समीकरण आ गया, ठीक, जैसे ये मान लिया 3x प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे हम, ये हमारा क्या a2 हो जाएगा, यानी a2x b2y ये क्या हो जाएगा c2 हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी ये हमारे इससे पहले कितने मान निकले, a1 का मान हो गया, ठीक है। पहले समीकरण x प्लस y बराबर 10 है, तो ये हमारा पहला समीकरण है।
ये x प्लस वाई माइनस 10 व्यापक रूप में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। x बराबर इसकी तुलना करेंगे x की, तो यहाँ a1 यानी यहाँ a1 कितना निकला, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 है, तो a1 बराबर 1 हो जाएगा। और यहाँ से b1 निकाल लेंगे, यानी हमारा पहला समीकरण मान लो ना, इसको पहला मान लो और इससे मान लेते हैं दूसरा। तो पहले में 1 1 लगा देंगे, जैसे ये a1 हो गया, और दूसरे में y से जब तुलना करेंगे तो हमारा b1 निकल आएगा, और c1 ये हो जाएगा हमारा अचर पद जो है c1 हो जाएगा, c1 बराबर -10। वैसे जैसे दूसरा समीकरण आ जाए 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण हो गया। इससे अब हम निकालेंगे वैल्यू, तो यहाँ देखो अब व्यापक रूप क्या है a2x प्लस b2y हो जाए, क्योंकि दूसरा समीकरण तो यहाँ 2 लगा देंगे भाई, a1 तो लिख नहीं सकते, इसकी वैल्यू दूसरी है, यहाँ आपको दो समीकरण पढ़ना है ना। तो यहाँ x से तुलना करेंगे तो a2 बराबर क्या निकल के आएगा 3, तो हम लिख सकते हैं a2 बराबर 3 है। वैसे y से तुलना जब कर देंगे ये y से, तो b2 बराबर कितना निकलेगा, यहाँ 1 है ना, गुणा में क्या कुछ नहीं तो 1 है, तो b2 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। वैसे c2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ माइनस के 12, तो c2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। तो ऐसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जैसे कभी कभी प्रतिबंध दिया रहता है ना कि अगर रेखाएं हमारी कोई समीकरण दिया है तो उसमें पूछता है कि हमारी समांतर रेखाएं होंगी या समपाती होंगी, ठीक है, तो उनके लिए कुछ कंडीशन अप्लाई होती है, जिसके लिए कुछ नियम रूल हम कह सकते हैं, तो वो पहले देखने होंगे तभी उनको हम बता सकते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, उनकी ओर देखते हैं और समझते हैं। चलो अब देखो, हम जैसे मान लेते हैं कि यहाँ लिख लेते हैं, जैसे माना दो रैखिक समीकरण, पहला मान लेते हैं हमारा कितना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और तथा दूसरा क्या मान लेते हैं, तथा दूसरा समीकरण कुछ मान लेते हैं, तथा दूसरा समीकरण a2x, ठीक है, प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब मान लिया हमारे ये कोई दो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारे कोई दो समीकरण है। अब हम इसमें देखते हैं कंडीशन क्या अप्लाई होती है। जैसे कि पहली कोई एक मान लिया कंडीशन, पहली कंडीशन हमारी क्या होती है, पहली है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, कि एक पहली कंडीशन होती है रेखाएं, जो रेखाएं होती है यानी कि हमारे दो समीकरण है, इनसे जो बनेंगी रेखाएं कुछ बनेंगी ना ग्राफ में, तो पहली कंडीशन ये है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। तब इस स्थिति में रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, तब इस स्थिति में होता जो है, तब इस स्थिति में जो है रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। तब इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। इसके लिए क्या सूत्र होता है, क्या कंडीशन होती है, वही इसमें कुछ a1 a2 की मान निकालते हैं, वो एक फार्मूला थोड़ा याद कर लेंगे, तो उसी से हमारा पता चलेगा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, कब करेंगी, अद्वितीय हल होगा कब होगा, तो उसी से हम जान लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है ना, इसके लिए हम बोल रहे थे सूत्र होता है। तो सूत्र कौन होगा, यदि हम पहले क्या करेंगे a1 a2 की मान निकालेंगे, जैसे a1 बराबर कुछ है, ठीक है, और a2 बराबर कुछ है, या इसे b1 निकालेंगे और b2 का मान निकालेंगे, ठीक है। वैसे c1 और c2 का भी मान निकालेंगे, तभी हमारा पता चलेगा
तो इसीलिए हम कह रहे हैं, तो ऐसे मान ले a1 a2 के मान ऐसे निकाल लेंगे। इसके लिए कंडीशन हमारी एक अप्लाई होती है, जैसे रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू होता है इज b1 अपान b2। यहाँ क्या लगा देंगे ऐसे क्रॉस, इसका मतलब होता है a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी a1 a2 का मान निकालेंगे और b1 b2 का मान निकालेंगे। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। यानी a1 अपान a2 का मान जैसे 2 निकला वैसे b1 अपान b2 का मान 3 निकलेगा। यानी कि नहीं ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, यानी जैसे ये 2 आया तो ये 2 b1 अपान b2 भी 2 नहीं आएगा। तो ये हमारी कंडीशन होती है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या रैखिक समीकरण अद्वितीय हल होगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं, जैसे a1 अपान a2 का मान निकालेंगे और उसके बाद b1 अपान b2 का, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा कि ये रेखाएं जो हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करते। तो यहाँ पर ऐसे हम लिख देंगे, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। सॉरी थोड़ा गलती हो गई, यानी रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, यानी a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा। तो हमारी रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। या दूसरा इसका हल इससे ये भी निकल सकता है, जैसे a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये यानी कि इन दोनों के मान एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि जो ये दोनों है इसका अद्वितीय हल है। समझ गए। इसी तरह दूसरी एक कंडीशन और होती है, जैसे कि रेखाएं समपाती हो सकती हैं। तो इस मतलब कंडीशन को कैसे क्या करेंगे हम, तो जैसे रेखाएं हमारी क्या होती है, समपाती होती है। तो इसके लिए कंडीशन होती है, जैसे दूसरा नंबर है कि रेखाएं समपाती हो सकती हैं। तब कंडीशन हमारी, तब स्थिति क्या होगी, तब स्थिति, चलो यहां लिखिए, तब इस स्थिति में क्या कंडीशन होगी, तब इस स्थिति में जो है समीकरण को अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यहां लिखा जाए यदि रेखाएं समपाती हो सकती हैं, तब इस स्थिति में क्या होता है, रेखाएं, इस स्थिति में रेखाएं या समीकरण, रेखाएं या लिख सकते हो या समीकरण, ठीक है, या रेखाएं का अनेक हल हो सकती है, या इस स्थिति में समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं। समझ रहे हो सकते, अनेक हल हो सकते हैं। जैसे रेखाएं समपाती हो सकती हैं, अगर ये हमें पता चले तो इस स्थिति में क्या होगा, रेखाएं या जो समीकरण होगा इसके अनेक हल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होती, इसके लिए भी कंडीशन होती जो a1 a2 का मान निकालोगे, यानी a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। यानी कि a1 अपान a2 का मान निकालेंगे, b1 अपान b2 का मान, c1 अपान c2 का मान, ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। जब a1 a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 तो पता है कैसे निकालोगे, जैसे कि हमने आगे, जैसे समीकरण, दो समीकरण हम कुछ ले लेते हैं। जैसे कि माना हमारे दो कोई समीकरण है, ठीक है, दो समीकरण कोई जैसे है, बता रहे मान निकालना, जैसे 3x प्लस 4 माइनस 4y, पहले यहाँ कर लो 4y माइनस कुछ ऐसे ले माइनस 2 इक्वल टू 0। माना ये हमारा एक पहला समीकरण है, और इससे यानी ये पहला समीकरण, तो इससे हम a1 a2 b1 b2 ये सब मान निकाल, यानी a1 a2 a1 b1 c1 ये निकालेंगे पहले समीकरण से, a1 b1 c1। जैसे यहाँ से इसका व्यापक रूप समीकरण क्या, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ x की तुलना करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यानी a1 है तो a1 बराबर 3 हो गया। वैसे y कट जाएंगे तो b बराबर है कितना बचेगा, प्लस का 4 है, यानी हमारा क्या होगा, b1 बराबर 4 हो गया। ठीक है, वैसे हम c का मान यानी c1 का मान निकालेंगे, ये c यहाँ क्या -2 है,
सी के स्थान पर जो दिया रहेगा, जैसे माइनस का 2 है या प्लस का 3 है, कुछ भी हो, माइनस का 2 है या प्लस का 2, जो यहाँ दिया रहेगा वही हमारा सी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से सी यानी ये हमारा क्या हो गया, पहला समीकरण तो C1 हो गया। C1 बराबर यहाँ से कितना निकल के आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। वैसे ही हम एक समीकरण कोई और मान लेते हैं, जैसे 4x प्लस 6y माइनस 10 लिख दिया बराबर 0। तो यहाँ भी पहले हम तुलना करेंगे इसी समीकरण, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ यह हमारा क्या है, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ x कट जाएगा तो a बराबर कितना निकलेगा, 4। ये दूसरा समीकरण है तो इसे हम मान लेंगे a2 बराबर कितनी निकला, 4 निकला। ये a बराबर 4, तो ये दूसरा है तो a2 मान लिया, a2 बराबर 4 हो गया। वैसे y कट जाएगा तो यहाँ b बराबर कितना निकलेगा, प्लस का 6 है ना, b बराबर 6। लेकिन दूसरा समीकरण तो इसमें हम b2 मान लेंगे, b2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। और c बराबर है कितना, माइनस का 10 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे c बराबर माइनस का 10। और ये हमारा दूसरा समीकरण है तो C2 बराबर माइनस 10। ऐसे A1 A2 B1 B2 के मान निकालते हैं। अब जैसे इस कंडीशन हमने बताया था, जब रेखाएं समपाती होंगी तो क्या होगा, A1 A2 यानी A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। ये कंडीशन अप्लाई हो, यानी A1 अपान A2 का मान, इन सबका मान क्या होगा, तीनों का बराबर। यानी जैसे A1 अपान A2 का मान 3 आया, B1 अपान B2 का भी 3 आएगा, C1 अपान C2 का मान भी 3 आएगा, तभी क्या होगा, ये हमारी रेखाएं जो समपाती होंगी। या इसके जो इस समीकरण है इसके अनेक हल हो सकते हैं। इसी प्रकार एक कंडीशन और होती है जो है रेखाएं समांतर हो सकती है। इसी प्रकार अब हमारी जो तीसरी कंडीशन है हम बता रहे हैं, जैसे कि क्या आ गए, माना हमारी तीसरी कंडीशन क्या जो होती है वो होता है कि रेखाएं समांतर हो सकती हैं, रेखाएं समांतर हो सकती हैं। ठीक है, रेखाएं समांतर हो सकती हैं, या इस स्थिति में जो होता है समीकरण का कोई हल नहीं होता है। अगर ये लिख के आगे रेखाएं समांतर हो सकती हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, तो इस ये भी याद रखने के लिए है, तो इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है, या इसको हम कह सकते हैं कि यह असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। इसी को हम कहते हैं, कह सकते हैं यह असंगत समीकरण युग्म है, यह असंगत समीकरण युग्म है। यानी कि तीसरी कंडीशन, यदि रेखाएं समांतर हो सकती हैं तो इस स्थिति में क्या होगा, ये भी कंडीशन कह सकते हैं समीकरण का कोई हल नहीं होता है। जैसे आ गया क्वेश्चन में कि समीकरण का कोई हल नहीं है, तो इसके लिए क्या कंडीशन अप्लाई करोगे, या ये आ गया रेखाएं समांतर हो सकती हैं तो क्या कैसे समझोगे, या ये भी हो सकता है, इसी को कह सकते हैं कि यह असंगत समीकरण युग्म है। तो असंगत समीकरण युग्म मतलब होता है, इसके लिए कंडीशन होती है जो A1 अपान A2 B1 अपान B2 मान होता है, इसके लिए कंडीशन अप्लाई होती है A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2, और जो C1 होता है C1 अपान C2 नॉट इक्वल टू होता है। यानी कि A1 अपान A2 और B1 अपान B2 इनके मान तो बराबर आएंगे, लेकिन जो है C1 अपान C2 का मान ये बराबर नहीं आएगा। C2 है, समझ लेना थोड़ा, C1 अपान C2, यानी जैसे ये तो A1 अपान A2 का मान 2 आ गया और B1 अपान B2 का भी 2 आएगा, लेकिन C1 अपान C2 का मान जो है ये 2 नहीं आएगा। समझ रहे हो, ये नॉट इक्वल टू, ये जैसे 3 आ गए, यानी ये तो 2 आएंगे लेकिन ये हमारा 2 के बराबर नहीं आएगा। अगर ये दोनों बराबर तीनों आ जाएंगे तो ये हमारा अभी जो बताया पहले रेखाएं समपाती हो सकती हैं, तो इस कंडीशन को ये अप्लाई करेगा। इसलिए क्या है, ये दो मान बराबर आएंगे, A1 अपान A2 और B1 अपान B2 के मान बराबर आएंगे, लेकिन C1 अपान C2 के मान बराबर जो है इसके नहीं आएगा। तो यही होता है।
रैखिक समीकरण सबसे पहले तो ये समझो रैखिक समीकरण होता है जैसे हमने बताया, ठीक है। वैसे अब देखो एक कंडीशन तीसरी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 और b1/b2 इनका मान बराबर होगा, लेकिन c1/c2 इनके बराबर नहीं होगा। तो ये हमारी कंडीशन जो है शो करती कि रेखाएं समांतर हो सकती हैं, यानी कि अगर c1/c2 इन दोनों के बराबर नहीं है तो ये हमारा, इससे हमारे प्रूव हो जाएगा कि नहीं रेखाएं समांतर हो सकती हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अगर ऐसे मान निकालेंगे दो बराबर है और एक नहीं आया तो हम यहाँ लिख देंगे कि रेखाएं समांतर हो सकती हैं, रेखाएं समांतर हो सकती है, इससे ये प्रूव होता है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और सपोर्ट करिए हमारे चैनल को। जैसे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं तो और बनाएंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर बंद कर देंगे। तो ठीक है, फिर आज केवल बेसिक इतना ही समझते हैं और कल से फिर जो है ग्राफी विधि से हम हल करना बताएंगे। ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं, फिर वैसे विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, वृज्ज गुणनखंड विधि, इन विधियों से सब हल करेंगे। और उसके बाद जैसे आता है कि एक उसमें मिक्सचर आते हैं, यानी सब बिल्कुल मिले हुए होंगे तो उनको कैसे हल करेंगे। तो ठीक है दोस्तों,